Hello and welcome to Abhimanyu IAS. I am Rajdeep Chandrakar, Senior Faculty of Geography at Abhimanyu. तो आपने देखा होगा हमारे पिछले लेक्चर्स आपने देखे होंगे जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड PYQs और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस 2020 में स्पेशली दिखाई दिए हैं जब हम इन्वायरमेंट के सेक्शन की बात करें पंजाब PCS। तो आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2020 का, उस टाइम के करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये न्यूज़ था। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली पब्लिश द ड्राफ्ट EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट EIA? अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज ट्रू। कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है एज फार एज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन इन्वायरमेंट इज कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो गैलेथिया बे में जो हमारा ट्रांसशिपमेंट हब बनना है इन अंडमान एंड निकोबार, इसके लिए भी EIA दिया गया था और EIA ने बोला कि इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होगा और इसीलिए वो प्रोजेक्ट पास हो गया। बट एज फार एज EIA इज कंसर्न और गैलेथिया बे इज कंसर्न, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, सो ये प्रेडिक्ट करता है। Then it prevents the proposed activity project from being approved without proper oversight or taking adverse consequences into account. This is also true. सारे accounts आपको मतलब सारे consequences को आपको ध्यान में रखना है as far as this is concerned. Then third statement, it compares various alternatives for a project and seeks to identify the one which represents the best combination of economic and environmental cost and benefit. This statement is wrong. इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात नहीं होती है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करते हैं, तो इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ड्राफ्ट लॉ के हिसाब से। एज पर द न्यू नोटिफिकेशन, कोल एंड नॉन कोल मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स डू नॉट नीड प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। प्रोस्पेक्टिंग में आपको EIA की जरूरत नहीं, ठीक है। So that's why 1, 2 and 4, these three statements are correct. Third statement is incorrect as far as this 2020 question is concerned. Very important area as far as environment is concerned, especially जब आप आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तब। Then next question. The United Nations Environment Programme and International Energy Agency IEA and UNEP jointly released a cooling emissions and policy synthesis report. Which of the following statements are correct about the report? It is based on assessment of development and climate benefits of efficient and climate friendly cooling. तो बेसिकली हम जो AC यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज, जो भी कूलिंग सिस्टम है उसको हमको क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना है सच दैट द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो उसको हम ब्रेक कर सकें, है ना। So that's why this statement is correct. It lays out actions that can be taken to deliver efficient and climate friendly cooling for all. Again, both these statements are correct. And third, both 1 and 2 is the correct answer. जैसे आप कूलिंग की बात करते हैं, आप देखिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर का मतलब कि आप अदन टाइल्स का यूज़ कर रहे हो, फिर आप नेचुरल वेंटिलेशन का यूज़ कर रहे हो, इससे ऑटोमेटिक कूलिंग हो रहा है। आप ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स को, जो एडिशनल कूलिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको कम कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ इसमें डील की जाती है, इस रिपोर्ट में डील की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, recently decarbonizing transport in India project was launched by Niti Aayog in collaboration with ITF, International Transport Forum. Identify the incorrect statement. Now the first, it aims to develop a pathway towards a low carbon transport system for India. This statement is correct. Second, the project will design a tailor-made transport emission assessment framework for India. This statement is also correct. Third statement is incorrect because 4 countries were part of this decarbonizing transport in India.
नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने साथ में किया था, उसमें से एक कंट्री जो है वो नहीं था नाइजीरिया, इसकी जगह था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना was part of this. Hence, yeah, Azerbaijan, Argentina, and Morocco are the participants as far as decarbonizing transport in emerging economies is concerned. So this question, third answer is incorrect, hence 3 will be the answer. Then next question. Ministry of Earth Sciences released a report titled Assessment of Climate Change over the Indian region. Which of the following statements are true? It is a first ever attempt to document and assess climate change in different parts of India. This statement is true. It highlights the observed and projected changes in various climatic dimensions over the Indian region, their impacts and various policy actions to deal with the regional climate change. जेनरिक स्टेटमेंट, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को देखते हो तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है एंड बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई आपको इशू नहीं दिखाई देगा, सिंपल स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करते हैं लॉजिक को। थर्ड स्टेटमेंट जब आप देखते हो, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी इज नॉट लोकेटेड इन कोयम्बटूर बट इज लोकेटेड इन पुणे। Hence, third statement is incorrect and only 2 statements are correct. So A1, only 1 and 2 the correct answer. मैं यही पूछा, which are true? This is correct. Then next, which among the following is a glaciatic wetland? Glaciatic wetland कौन सा है? तो इसमें से नीलनाग, अगर आप कश्मीर में देखते हो, नीलनाग जो wetland है ये टेक्टोनिक wetland है, not glaciatic, टेक्टोनिक है। चंदरताल in हिमाचल प्रदेश is glaciatic, so B is the answer. रुद्र सागर जो है वो सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन के चलते जो वेटलैंड क्रिएट हो रहा है, तो सेडिमेंटेशन आप लिख सकते हो, सेडिमेंटेड वेटलैंड। एंड लोकतक जो है मणिपुर में, दिस इज ऑक्सबो वेटलैंड, ऑक्सबो लेक बना है मणिपुर में, दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑक्सबो वेटलैंड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। चंदरताल लेक इन और चंदरताल इन हिमाचल प्रदेश इज अ ग्लेशियाटिक वेटलैंड। The next, consider the following statements in context of Clean Energy Ministerial 2018 का क्वेश्चन है। It is a global forum to promote policies and programs that advance clean energy technology and to encourage the transition to a global clean energy economy. This statement is correct. कि हमको ट्रांजिशन करना है towards clean energy. This statement becomes correct and hence we can link it with the use of hydrogen fuel, the use of BH6 fuels. जो हम क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। इंडिया इज अ पार्टिसिपेटिंग नेशन इन द क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल, दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट आप देखते हो, अगर इंडिया हैज डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, हेंस सेकंड इज करेक्ट, थर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स इनकरेक्ट। 1 and 2 is the correct answer as far as this question is concerned. Then next statement, next question, which of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity? Net primary productivity. Now, what is net primary productivity? Net primary productivity is basically the amount of chemical that is present after the production by primary producers. Free chemicals present after production. So, tropical rainforest have the highest net primary productivity. That is around 9,000 kilocalorie in terms of energy, kilocalorie per meter square per year. This is the amount of production done by tropical rainforest per year in per square meter area. So that's why 2 is the right answer as far as this question is concerned. And next, the targets for the first commitment period of the Kyoto Protocol cover emissions of the 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसमें से कौन सा नहीं है ये देखना है आपको। फर्स्ट CTC इज नॉट देयर, रेस्ट 3 आर देयर, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, PFCs, HFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड along with कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ ये सारे के सारे आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स को क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स ए लिस्ट में रखा गया है इन 6
पॉल्यूटेंट्स को, ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। नेक्स्ट, थ्री-वे कैटालिटिक कन्वर्टर. Three-way catalytic converter is used in vehicles to reduce unburnt hydrocarbon, carbon monoxide, nitric oxide. All the three are correct. Fourth is incorrect. Although catalytic converter is used as far as reduction of sulfur dioxide is concerned, this catalytic converter is used, but not three-way. Three-way is used for these three: unburnt hydrocarbon, carbon monoxide, and nitric oxide. So our answer for this will be only 1, 2, and 3. Then next question, high biological oxygen demand indicates high level of microbial pollution, low level of microbial pollution, absence of microbial pollution, or none of the above. Now what is BOD? BOD is basically oxygen required by microbes to disintegrate the organic matter. So that is the amount of oxygen required by any organ. If biological oxygen demand increases, then it signifies high level of pollution, meaning there will be low oxygen in the water body. So if high level of microbial pollution increases, then there will be high biological oxygen demand. Okay, so this question is very important as far as pollution of rivers or water bodies are concerned. E. coli bacteria is concerned. Hence, this is an important area as far as pollution is concerned. So all these are the questions related to the Punjab PCS. Then 2015's question, due to improper disposal of used computers. Now these are heavy metals that are being given in the options or their parts. Which of the protected areas in India the local people following are released into the, are not allowed to collect and use the environment? So if we see this question, which of the following are the pollutants released because of the use of computers or disposal of computers? So these are the pollutants: beryllium and cadmium, chromium and mercury, and lead. All are released into the water bodies or the soil, and hence all of the above is the answer as far as this question is concerned. कि सारे के सारे pollutants, सारे के सारे heavy जो chemicals है वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर जब आप देखने जाते हो, जब कंप्यूटर का डिस्पोजल देखते हो, जब प्रॉपरली ई वेस्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते, स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई नहीं होता, तब आपको ये देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 2015 के पीसीएस तक में आए हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके ये क्वेश्चन प्रिपेयर होते जाए. और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है करंट अफेयर. इस बार भी अगर आप देखने जाते हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो आपको UNFCCC का जो समिट हुआ है, जो बाकू अजरबैजान में हुआ है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स पॉइंट. तो भी एक बार आपको रिवाइज करना है कि हाईलाइट्स जो उसके अजरबैजान में बाकू समिट, ऐसे करके आपको क्लाइमेट चेंज कवर करना है अलॉन्ग विद द पॉल्यूशन. बार बार प्रैक्टिस करना.